तो दोस्तों आज मैं लेकर आ गया कई सारे अपडेट्स और ज़्यादातर ये अपडेट्स हैं इंडियन एथलीट्स के। इस बार अपडेट्स थोड़े से लेट हैं बिकॉज मैं कहीं बाहर गया हुआ था, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी चीज़ें जो कि अपग्रेडेड हैं, जो अभी के अपडेट्स को भी इंक्लूड करके। यहाँ पर पहला अपडेट आएगा सुनीत जाधव से जुड़ा हुआ, और हमें मालूम है दोस्तों अब उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो आ रहे हैं शेरू क्लासिक में इस बार खेलने, जो कि अब लगभग मान के आप चलो कि 25-26 दिन दूर है। तो शेरू क्लासिक में उनका आना, वैसे सही बताऊं तो बहुत पहले से ही एक बना हुआ था, एक मोमेंटम सा बना हुआ था कि हाँ भाई आना तो उनका है ही है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा था। तो सुनीत भाई ने अभी कंफर्म कर दिया है कि वो अब दिखेंगे इसके अंदर। क्या इंप्रूवमेंट्स लाएंगे या फिर किस तरीके से दिखेंगे उस चीज़ पे ज़रा बात कर लेते हैं। देखो लगभग ये 25 दिन के अंदर अंदर जो भी कंडीशनिंग लेकर आएंगे, जो भी प्रेप करेंगे, वो सब चीज़ें हमें मालूम है वो एक तरीके से चलेंगी। लेकिन पिछली बार जब इन्होंने जीता था अपना प्रो कार्ड तो उनकी कंडीशनिंग कोई टॉप नॉच नहीं थी, ये सब लोगों ने नोटिस किया। तो इस बार दो चीज़ें इनके साथ होगी जो कि हम एक्सपेक्ट इनसे कर सकते हैं, एक बेहतर कंडीशनिंग और दूसरा होगा इम्प्रूवमेंट। ये क्या करेंगे? आई थिंक इनका एक्चुअल इम्प्रूवमेंट वाला जो प्लान है वो शुरू होगा इस प्रो शो को खेलने के बाद। ये मेरा ऐसा एक अनुमान है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो कंडीशनिंग की जो बात मैंने पहले बोली वो तो एक सॉर्ट आउट होने वाली चीज़ है, आराम से कंडीशन, हार्ड, ग्रेनी सब दिख जाएंगे, ये वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा से सुनीत यादव की कंडीशनिंग के लिए भी वो जाने गए हैं। इम्प्रूवमेंट की जहाँ बात आती है वो हमें इस बार देखना होगा कि किस तरीके से स्टेज पे लेकर के आते हैं, क्योंकि एक ये शो खेला, इसको जीते या हारे, मुझे लगता है ये प्लान फिर उसके बाद बनेगा कि किस तरीके से कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड करना चाहते हैं इस शो के बाद में, जब इनकी फिजिक एक दिख जाएगी हम सबको। मे बी इन्होंने एकदम डिसाइड कर रखा हो कि खेलना ही 212 में है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जब सुनीत यादव खेलते थे IBBF में तो ये करीबन 90 kg पे खेलते थे। अभी दोस्तों 90 किलो को अगर कन्वर्ट मैं करूँ पाउंड्स में LBS के अंदर तो वो बैठेगा 198 पाउंड्स। तो इसका मतलब अगर 212 कैटेगरी ये पकड़ लें तो अच्छा खासा लगभग 14 पाउंड्स का यहाँ से मसल ग्रोथ किया जा सकता है। अगर अभी इन्होंने इम्प्रूवमेंट्स करे हैं तो अच्छा खासा टाइम और हर चीज़ देखते हुए 212 के अंदर ये अभी भी बने हुए होंगे। मेरे हिसाब से 212 कैटेगरी पिक कर सकते हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट की जो मैं आपसे बात कर रहा था, जो एग्जैक्ट चीज़ है वो एक अभी बिल्कुल क्या है कि प्रो डिवीजन में नए हैं। मेरे को लगता है कि पिछली बार से अभी तक जो सुनीत यादव दिखाएंगे वो एक चेंज होने वाला है। उनकी सिर्फ कंडीशनिंग में छोटे मोटे से इंप्रूवमेंट्स में, लेकिन एक बड़ा इंप्रूवमेंट जो कि उनको ऊपर ला के रखे, समझ लो ओलंपिया तक लेकर के जाए, टॉप प्लेसिंग में लेकर के जाए, वो इंप्रूवमेंट अभी एकदम से नहीं हो सकता। बॉडी बिल्डिंग स्लो गेम है। आई थिंक सुनीत 1-2 साल में उस लेवल पे ज़रूर होंगे। बट अभी ये वाली बात होगी कि शेरू क्लासिक में लाइनअप क्या रहने वाला है। अगर इनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर आके खड़ा हो गया तो फिर मुश्किल होगा इनके लिए जीतना, पर अगर लाइनअप हुआ बहुत हल्का तो इसी शो को जीत करके सीधा ओलंपिया में भी क्वालिफाई हो जाएंगे। यही वाली तो बात है सारी देखने की। बाकी अब चलते दोस्तों अगले अपडेट पे। अफरोज खान। अब अफरोज खान ने हाल ही में कम्पीट करा था यामामोटो प्रो कप में, और हमें मालूम है उनकी जो प्लेसिंग लगी थी दोस्तों 15th थी। तो अफरोज की जो बॉडी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। आई थिंक अफरोज खान की बॉडी काफ़ी अच्छी थी इनिशियली जब वो स्टेज पर आए, और वो बॉडी मैं कहूँगा एक ड्राई बॉडी थी, जो कि सही में एक आपको फाइबर दिखा देगी। जब वो बैक से पलट के दिखा रहे थे, बैक से पलट रहे थे, उनकी बैक में आपको ड्राइनेस दिखेगी, फाइबर्स दिखेंगे। पर जहाँ तक है ये मेरे को लगता है, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि बॉडी ख़राब होती गई जैसे जैसा शो आगे प्रोसीड करता चला गया। बॉडी में थोड़ी सी सॉफ्टनेस और बढ़ गई थी। अफरोज जैसे इनिशियली आए थे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे और अच्छा लग रहा था उनको देखना, और वही एनर्जी होती है जो कि एक पॉजिटिविटी क्रिएट करती है ऑडियंस के अंदर भी और जजेस के अंदर भी, और लगता है कि ये एथलीट बढ़िया परफॉर्म तो एटलीस्ट कर रहा है। लेकिन बाद में जैसे जैसे शो आगे प्रोसीड होता गया ऐसा लग रहा था वो एक एनर्जी की कमी थी उनके अंदर। जजेस आखिर में यही तो नोटिस करते हैं कि इनिशियली आप कैसा रिएक्ट कर रहे थे स्टेज पे चढ़ के, और बाद में आपकी हालत क्या हो गई। इनिशियली फिलहीत आते हैं वो भी अपना गट कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे शो प्रोसीड होता है तो क्या होता है उनके साथ, गट कंट्रोल नहीं कर पाते। वही चीज़ होती है जो कि पीछे ले जाती है। यहाँ पर अफरोज की बॉडी थोड़ी सी मुझे लगी सॉफ्ट, कॉल आउट्स के अंदर बार बार उनको कंपेयर कराया जा रहा था, थकाया जा रहा था। और वो जो एग्रेशन होता है ना, मेनली मैं कैसे बताऊँ, मान लो एथलीट खड़ा हुआ है और वो थक ही नहीं रहा है, वो स्माइल कर रहा है और वो दिखा रहा है कि मैं अपनी प्रेजेंस अभी भी बनाए खड़ा हूँ। वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी लैग कर रही थी। अगेन मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो बहुत ज़्यादा कोई टायर्ड थे, उतना नहीं थे, ऐसे सारे एथलीट साथ में खड़े हुए थे उनके। बट एक अपने आप को ऊपर लेकर आना दूसरों से किस तरह आप ला सकते हो। जैसे अभी ये इस वक्त पे नीचे देख रहे हैं, सामने नहीं देख रहे, तो लग रहा है कुछ ना कुछ एक अनकंफर्टेबलनेस इनके साथ में है। उतने ज़्यादा ये कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी बॉडी को लेकर के, ऑल्दो ये होंगे बट कन्विंसिंग नहीं लग रही वो चीज़ उतनी। तो आई थिंक वो चीज़ें भी मैटर करती हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें मैटर करके बहुत बड़ा एक वो डोमिनेंस अपना क्रिएट कर देती है दूसरे एथलीट पे। ये बात तो बॉडी बिल्डिंग गेम में हमेशा से चलती आ रही है। तो ये मेरा ओपिनियन था। बाकी
देखते हैं इनको क्या फीडबैक मिला होगा या फिर सिद्धांत भाई ने इनको क्या चीज़ें बोली होंगी, जो फीडबैक उन्होंने दिया होगा, क्या ये चीज़ें इंप्रूव करेंगे अगले शो में। अब इसमें देख रहे हो आए हैं किस तरीके से आए हैं, वही एक चीज़ है, वही एक एनर्जी, अपनी प्रेजेंस, यही है गेम बॉडी बिल्डिंग का। आई थिंक वहाँ पर मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। इससे पहले वाले शो में इनकी थाईलैंड प्रो में 5th प्लेसिंग आई थी, जो बहुत अच्छी थी। ये भी एक ऐसा है कि समझ लो फीडबैक वाली चीज़ है, एथलीट सीख रहा है धीरे धीरे करके कि कहाँ पे क्या कमी हो रही है, क्यों इतना मैं पीछे चला गया, क्या लाइनअप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ये सब वो वाली चीज़ें हैं। और लाइनअप डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग है जब आपको 15th पर डाल दिया गया है। आगे वाले एथलीट्स डेफिनेटली बहुत ही आगे होंगे, आपसे बेहतर होंगे। देखते हैं अफरोज़ खान अगला कौन सा शो खेलते हैं और कितने इन्होंने शोज़ प्लान करे हैं। आई थिंक मेरे सुनने में आ रहा है 2-3 ये शोज़ टोटल खेलने वाले हैं, और उसके बाद फिर ये शेरू क्लासिक प्रो में तो खेलेंगे। तो जो भी है अच्छा परफॉर्म करे, मेन ये बात है, और कॉन्फिडेंस के साथ में अपने आप को दिखाएं। इस टाइम पे कम्पीट करने उतर गए हैं, जो है बॉडी में जितनी फिजिक जो पोटेंशियल है वही रहने वाला है। बस मेन है कि अपनी तरफ से बेस्ट कैसे एक एथलीट दे सकता है। अफरोज़ खान एक बहुत अच्छे एथलीट हैं, और सही में अफरोज़ भाई बहुत ही, मैं बोलूँगा, एक अच्छे इंसान है, सबसे बड़ी बात। देखते हैं कितना अच्छा है खुद को स्टेज पे दिखाते हैं जल्दी ही अगली बार जब भी कम्पीट करेंगे। फ़िलहाल कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको इस वाले शो के लिए, और ऑल द बेस्ट इनको आने वाले शो के लिए। इसके बाद दोस्तों अगले एथलीट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आता है भुवन चौहान पे अपडेट। अब भुवन ने भी अपनी अभी फिजिक दिखा दी थी, अब 26 या 25 डेज आउट वो रह गए हैं, तो उनकी फिजिक के बारे में ज़रा सी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको तो भाई क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत है नहीं। वो आ रहे हैं यहाँ पर खेलने के लिए, जहाँ तक उनको बुलाया जा रहा है। शो के एक लाइनअप, एक हाइप अच्छी बनवाई जा रही है, जो एक ज़रूरी चीज़ है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन भुवन जो खेलने आ रहे हैं तो कितना सीरियसली अब चेंज कर रहे हैं अपनी फिजिक को पिछले 1 साल से अब तक, वो देखने वाली बात होगी। इस बार जो अपडेट इन्होंने दिखाया ना, उसको देख के तो ये लग रहा था कि इनकी चेस्ट हुई है पहले से भारी, थोड़ी सी भारी हुई है। भुवन की मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि उनकी एक जो अलग चीज़ है ना दूसरे इंडियन एथलीट से, जो उनको अलग करती है, वो है उनका इम्प्रूवमेंट का रेट। वो बड़ा एक ठीक रेट है, बहुत फास्ट नहीं है, लेकिन वो लगातार इंप्रूवमेंट बनी हुई है उनकी फिजिक में। हमेशा वो स्लो इंप्रूवमेंट करते चले जाते हैं साल भर साल, और अपनी फिजिक को धीरे धीरे करके सही करते हैं। जैसे चेस्ट उनकी हमेशा से एक वीक पॉइंट रहा है, इस बार लग रहा है कि पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई एकदम स्ट्रॉन्ग उनकी बॉडी पार्ट अभी भी वो नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर। एब्स, वो फ्रंट वाली जो बॉडी है ना पूरी चेस्ट और एब्स की, वही चीज़ है जो कि उनकी अभी कहीं ना कहीं लैगिंग है। लेकिन देखते हैं क्या करेंगे इस बार चेस्ट वाइज, और एब्स किस तरीके से उनके प्रोट्रूड करेंगे। मेन शोल्डर स्ट्रॉन्ग है, बैक स्ट्रॉन्ग है, और वही चीज़ उनको पता है कि उनको काफ़ी ऊपर रखती है दूसरे एथलीट से। ओवरऑल सारे पोजेस वो जीत जाते हैं। देखते हैं इंडियन एथलीट्स के बीच में हमारे मतलब वो भी इंडियन एथलीट ही हैं, वो एक इंटरनेशनल एथलीट मैं ज़्यादा बोलूँगा, सक्सेसफुल ज़्यादा है बिकॉज, तो कैसा वो कम्पीट करते हैं यहाँ पर इंडिया में आकर के, और खेलेंगे सारे अपने इंडियन एथलीट्स के बीच में, इंडियन ऑडियंस के बीच में प्रो शो। तो ये चीज़ होगी बड़ी। फिलहाल वो अच्छे लग रहे हैं और एक्साइटमेंट पैदा ज़रूर करेगी फिजिक, और बाकी जितने भी एथलीट्स होंगे ना अपडेट्स मैं आपको दूंगा। फिलहाल ये तीनों एथलीट्स थे अपने मेन। इसके बाद में बात आती है निक वॉकर की। अब निक वॉकर ने हमें मालूम है ज्वाइन कर लिया है वापस से अपने पुराने कोच यानी कि मैट जेनसन को। निक इनसे अलग हुए थे कुछ टाइम पहले, रीज़न नहीं मालूम था, अभी भी कोई रीज़न क्लियर नहीं करा इन दोनों ने, बट आई गेस 3 रीजंस हो सकते थे कि निक ने इनको क्यों छोड़ा था। क्योंकि बहुत कम, एक तो दोस्तों एथलीट्स होते हैं जो कि पुराने कोच के पास दोबारा चले जाते हैं, तो काफ़ी बड़ी एक वजह रही होगी कि इनको अपने अभी वाले कोच को छोड़ना पड़ा और पुराने पे वापस जाना पड़ा। लास्ट टाइम जब इन्होंने अलग हुए थे मैट जेनसन से, तो ये सुनने में आया था कि कुछ एक्सक्लूसिविटी की प्रॉब्लम थी, यानी कि निक ये चाहते थे कि सिर्फ उन्हीं को मैट ट्रेन करे और दूसरे एथलीट्स को ना करे। ये चीज़ सुनने में आई थी, अफवाह भी हो सकती है। तो एक ये रीज़न होता है कभी कभी जब कोच और एथलीट स्टार्टिंग करते हैं ना, अपनी एथलीट की वजह से एक कोच को हाइप मिलती है और दूसरे क्लाइंट्स की तरफ वो कोच फिर वो एक्वायर करने लगता है दूसरे लोगों को भी। वहाँ पर अपने एक पुराने एथलीट को दिक्कत हो जाती है कि यार अब ये दूसरे लोगों के साथ में भी काम क्यों कर रहा है। तो ये चीज़ें एक्चुअली में केविन लवरोनी ने भी बताई थी कि हो जाती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, जबकि उनके पास कोई कोच नहीं रहा, लेकिन वो इंडस्ट्री में रहते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ें डिस्कस की। तो निक के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती थी कि इस वजह से वो छोड़ के चले गए हों। दूसरा क्या प्रॉब्लम होती है, ब्रांड डील्स। आजकल कोचेज़ बिजनेसमैन भी हैं, तो एथलीट्स उन्हीं के अंडर भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं और ब्रांड साइन कर देते हैं। मैट जेनसन का ब्रांड है रिवाइव एमडी और गेट रॉ न्यूट्रिशन, पहले निक थे रिवाइव एमडी के अंडर। तो ये भी चीज़ें हो जाती हैं कि एथलीट ज़्यादा पैसा मांग रहा हो और कोच सामने से जो उनका स्पॉन्सर भी है वो उनको मना कर दे रहा हो। तो पैसे का मामला बहुत बार होता है। हैनी रम्बॉट और जेरमी बुंडिया के अलग होने के बीच की वजह भी है कि बताई जाती है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब तो जैसे निक आए हैं मैट के नीचे, अब वो उनके ब्रांड के नीचे नहीं है, सिर्फ उनसे कोचिंग लेने आए हैं, तो ये बातें हो जाती है। तीसरी जो पॉसिबिलिटी थी ना, जो इनके अलग होने की हो सकती थी, वो था कि रिजल्ट्स ही नहीं आ पा रहे थे। अब ये पॉसिबिलिटी को मैं यहाँ पर रूल आउट करूंगा, क्योंकि निक वॉकर बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे जब तक वो मैट जेनसन के अंडर थे, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि एक प्रॉब्लम होगी।
तो इन तीनों में से कोई ना कोई दिक्कत मेजरली हो सकती है, एक्सक्लूसिविटी, ब्रांड डील्स या फिर रिजल्ट अच्छे ना मिल पाना। अभी निक वापस आ गए हैं और वो सिंपली मैट के नीचे अब ट्रेनिंग कर रहे हैं, बस उनको कोचिंग फीस दे रहे होंगे और उनके साथ काम कर रहे होंगे। मैंने क्या बोला, एक बड़ी वजह रही होगी इनके वापस आने की, और पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि आप देखो पिछले 1 साल से अभी तक निक वॉकर की फिजिक कोई बहुत ड्रास्टिकली आपको चेंज नहीं दिखेगी। स्पेशली अभी कुछ रीसेंट अपडेट्स को देखते हुए तो मुझे लग रहा था पिछले साल वाले ही निक हैं। वजन ऊपर लेकर के जाने सब कुछ नहीं है, बॉडी बिल्डिंग का गेम परफेक्शन को चेज करने वाला गेम है। तो इन फोटोज को देख करके निक के लेग्स अभी भी वीक ही लग रहे हैं अपर बॉडी के मुकाबले। तो जहाँ तक है यही सब चीज़ें होंगी जिस वजह से उनको लग रहा होगा कि उस लेवल पे वो नहीं गए पिछले 1 साल के अंदर अंदर। और अभी मैट जेनसन ने भी ये चीज़ लिखी थी कमेंट में कि काफ़ी इनको काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हो सकता है अपने रीसेंट कोच डोमिनिक को छोड़ करके वापस आ गए हो मैट जेनसन पे। तो ये रेयरली होता है, बहुत कम हमने देखा। जैसे अभी कुछ टाइम पहले अमित रॉय थे, वो जस्टिन मिलर को छोड़ करके मिलोस सारसिफ पे चले गए, फिर वापस वो जस्टिन पे आ गए। इसके अंदर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हाल ही में ट्रेन कर रहे हैं इस वक्त कमाल अलगार्नी के साथ में, डेरेक लंसफर्ड के साथ में। और डेरेक और ये इस बार टो टू टो मतलब फेस टू फेस हो सकते हैं, क्योंकि डेरेक को मिला इनवाइट और वो पूरी तरीके से मतलब एक वही निक वॉकर वाली सोच और उसी तरीके से आगे जा रहे हैं कि मुझे भी बनना है ओलंपिया। निक वॉकर की भी वही वाली चीज़ है, डेरेक के अंदर भी पोटेंशियल बढ़िया, निक के अंदर भी है। तो साथ में ट्रेन करें लेकिन एक दूसरे के खिलाफ, ये चीज़ देखने में इस बार मज़ा आएगा। तो इस बार मैं देख रहा था ट्रेनिंग करते हुए इन दोनों को, तो पता लगा निक की जो एक्ने है वो और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अब नोटिस होने लग गई है, पहले कम होती थी, अब ऐसा लग रहा है मान लो उनके ट्राइसेप्स तक, आर्म्स तक भी वो चीज़ आती जा रही है, जो चीज़ सही में थोड़ी परेशान कर देने वाली है, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि हालत बद से बदतर हो रही है। पता नहीं निक वॉकर के साथ प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। अगेन स्टेरॉइड रीज़न हो सकता है, या फिर पहले से ही एक प्रॉब्लम इनके साथ थी जेनेटिक्स, वो भी एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि एक्चुअली में निक वॉकर की मैंने कुछ पुरानी फोटोज़ देखी 2018-19 की, उनकी बैक में तब भी पीछे एक्नेस थे, अभी हालत और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए मैंने बोला कि शायद स्टेरॉइड इसका रीज़न हो सकता है। देखो अगर आप डेरेक को भी देखोगे ना ध्यान से, कितनी क्लीन उनकी बॉडी लगती है, पर ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि वहाँ पे भी एक्ने है उनकी बैक में भी। ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स के साथ ऐसा होता है, पर निक का केस सीवियर साइड पे लगता हुआ ज़्यादा जाता है। बाकी देखते हैं, हेल्दी रहें, सबसे बड़ी बात तो मैं यही हमेशा बोलता हूँ, और हम लोग सभी यही चाहते हैं कि निक वॉकर हेल्दी हो और अच्छे से compete करे। देखते हैं कमाल, निक, डेरेक ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि इन तीनों की तिकड़ी आज तक हमने कभी नहीं देखी और ये पहली बार ही हो रहा है। कमाल तो 212 में खेलेंगे, लेकिन निक वर्सेस डेरेक में मैं आपसे जानना चाहता हूँ इनमें से जीतेगा कौन आगे रहने वाला है। इसके बाद अगला अपडेट, हमें मालूम है आंड्रे फर्ग्यूसन को खेलना था डेटोना प्रो में, और डेटोना होने वाला था 1 अक्टूबर को, मतलब अभी से 3 दिन पहले हो चुका है वो ख़त्म, पर आंड्रे उसमें आए नहीं। और इन्होंने हाल ही में रीज़न दिया कि इनकी सारी वहाँ की फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, तो इसलिए कम्पीट करने नहीं आ पाए। तो ये चीज़ें बड़ी अजीब होती है एथलीट के साथ में, इतनी वो प्रेप करता है उसके बाद में कैंसिल। पर आंड्रे क्या है, इतना ज़्यादा प्रो है ना, प्रो मतलब प्रो बॉडी बिल्डर नहीं, कम्पीट बार बार करने में प्रो है, बहुत बार ये कम्पीट कर सकते हैं साल भर में, और ये हमेशा ऐसा करने के लिए जाने गए हैं। तो उस चीज़ में इतने आगे हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, बॉडी की शेप कैसे सस्टेन रखनी है वो इनको अच्छे से पता है। प्रॉब्लम क्या है, आंड्रे का चल रहा है कि लो फेज़, एक एथलीट जो आर्नोल्ड जीतने के लिए जाना जाता हो और ओलंपिया जीतने की उससे उम्मीद लगाई जाती हो, वो आज एक नॉर्मल शो भी नहीं जीत पा रहा। इससे पहले इनको कम्पीट करना था तो ये कोरोना से ग्रसित थे, उससे पहले जिस शो में इन्होंने खेला एक नए एथलीट से ही हार गए। तो ये होता है लो फेज़। अभी जैसे ये हाई फेज़ लगाएंगे ना, मतलब स्टेज पे हाई नहीं, वैसे हाई आएंगे, अपनी बॉडी को शार्प लेकर के आएंगे, तो फिर ये एथलीट्स को हराना शुरू करेंगे। फिलहाल ऐसा कोई शो इन्होंने अनाउंस अभी के लिए नहीं किया है, लेकिन अमेरिका में रहते हैं, बहुत सारे शोज़ होते रहते हैं, कोई ना कोई खेल खाल के फटाफट से ओलंपिया में क्वालिफिकेशन तो बना ही लेंगे ये। पर ऐसा उम्मीद नहीं थी आंड्रे फर्ग्यूसन जैसे एक बड़े एथलीट से। जो भी है, आंड्रे एक अच्छे जेनेटिक्स वाले एथलीट है, कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं करते ओवर द पास्ट 2 और 3 ईयर्स, आपको ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन अपने जेनेटिक्स के बलबूते पे वो हरा डालते हैं बहुत सारे बड़े बड़े एथलीट्स को। मेरे हिसाब से वो अभी भी वही कैपेबिलिटी रखते हैं, मिस्टर ओलंपिया, मेंस फिजिक्स चैंपियन बनने वाली। पर जिस दिन शार्प आ जाएंगे वो चीज़ कर जाएंगे, लेकिन अभी कुछ भी बोलना, हवा में तीर मारना होगा। तो देखते हैं आंड्रे करते क्या है। अभी दोस्तों यही थे सारे के सारे अपडेट्स, और जल्दी मिलेंगे कुछ अलग टॉपिक वाली वीडियो पे। अपडेट बहुत हो गए, कुछ अलग किस्म की वीडियो मैं लाने वाला हूँ, और इस महीने आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। बस दोस्तों, अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।